देखिए, सबसे पहला दो चीज याद रखिएगा कि जो हमारा जो देश है, ठीक है, जो भारत देश है वो कहां पड़ता है? वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कहां पड़ता है ये बोलेगा तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है? भारत। कैसे दिखा देते हैं आप? ठीक है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के देखिए नीचे भाग में इस प्रकार का ये डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला डिजाइन ये वाला है, ये वाला डिजाइन। ठीक है, तो ये वाला जो डिजाइन है वो यहां पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एशिया महाद्वीप तो है, लेकिन एशिया महाद्वीप के भारत कहां है? दक्षिणी भाग में। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। और जो इस प्रकार की आकृति है ना, ये वी आकार की जो आकृति है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर वी आकार की आकृति है तो यहां पर क्या है? आपका अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर। ठीक है, और ये क्या है? बंगाल की, सॉरी, ये क्या है? हिंद महासागर है। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। यानी कि तीनों ओर जल है। एक तरफ क्या है? अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है, और एक तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तीनों तरफ। ठीक है, अब यहां पर तीनों तरफ जल है और एक तरफ क्या है? भूमि है। एक तरफ क्या है? भूमि है। तो आप बोल सकते हो कि भारत जो ये वाला इतना पोर्शन है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा है, पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय मतलब एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, एक ओर भूमि से कनेक्टेड होता है, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत का लोकेशन यहां पर है। आगे बढ़े, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा? तो भारत का टोटल क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का टोटल क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, और भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि विश्व के कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो 7वें स्थान पर। तो पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहले स्थान पे रूस आता है, दूसरे स्थान पे आता है कनाडा, तीसरे स्थान पे आता है चाइना या चीन बोला जाए, चौथे स्थान पे आता है अमेरिका। ठीक है, उसके बाद 5वें स्थान पे आता है ब्राजील। ठीक है, 6वें स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पे आता है अपना भारत। ठीक है, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, उसके बाद आता है कजाकिस्तान, और उसके बाद आता है अल्जीरिया। तो यहां तक अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अगर भारत के सापेक्ष से बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो याद रखिएगा, अगर राज्यों के बारे में बात करें, भारत के राज्य के बारे में बात करें, तो 3 राज्य सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले नंबर आएगा राजस्थान का, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद नंबर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश का, उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा, ठीक है, गुजरात। महाराष्ट्र तक ही आता। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो छोटा नंबर में आ जाएगा गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। जब चर्चा करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहां पर सबसे बड़ा आ जाता है आपका लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, लेकिन सबसे छोटे की बात आएगी, ठीक है, तो सबसे छोटे की बात आएगी तो यहां पर आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर इस प्रकार से याद किया जा सकता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि रूस इतना बड़ा देश है कि अगर उसको 1/6 भाग, यानी रूस का 1/6 भाग भारत का हिस्सा है। रूस का 1/6 भाग किसका हिस्सा है? भारत का। यानी कि उसको 6 भागों में टुकड़ा कर दोगे तब एक हिस्सा भारत का निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं जनसंख्या के बारे में। अगला देखते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। देखिए, जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है? तो जनगणना पर डिपेंड करती है, सेंसस पर डिपेंड करती है, जनगणना पर। ठीक है, जनगणना पर डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली जनगणना, तो अगर लिख दिया जाए विश्व की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना हुई थी स्वीडन में। कब हुई थी? 1749 में हुई थी।
कब हुई थी? 1749 ईस्वी में पहली जनगणना हुई, ठीक है। और व्यवस्थित रूप से जनगणना, व्यवस्थित रूप से जनगणना कब हुई थी? तो व्यवस्थित रूप से जनगणना सबसे पहले हुई थी यूएसए में, और यह कब हुई थी? 1790। कब हुई थी? 1790, ठीक है। अगर बोला जाता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कहां हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में गवर्नर जनरल थे, इनके शासनकाल में भारत में सबसे पहली क्या हुई थी? जनगणना हुई, ठीक है। उसके बाद आता है 10 वर्षीय जनगणना, जो हमारे देश में अभी लागू है। 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 लॉर्ड रिपन के। उसके बाद आता है जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन कहलाता है। आगे देखते हैं, हमारी जो जनगणना है वो जो 2011 में हुई थी, जो जनगणना 2011 में हुई थी, वह कौन से नंबर की जनगणना है? तो वो 15वें नंबर की जनगणना है। वो कौन से नंबर की जनगणना है? 15वें नंबर की जनगणना है, याद रखिएगा। और 2027 में जो जनगणना पूरी होगी वो कौन से नंबर की जनगणना होगी? वो 16वें नंबर की जनगणना होगी। जब हम यहां से चालू करेंगे 1872 से गिनना, तब वो कौन से नंबर की जनगणना होगी? 16वें नंबर, ठीक है। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद, चलिए देखिए, अभी हमने बताया कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो हमारे देश की 15वें नंबर की जनगणना थी। तो अगर 2027 में जो अभी जनगणना हो रही है वो कौन से नंबर की जनगणना है? 16वें नंबर की जनगणना होगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कौन से नंबर की जनगणना होगी? ये 7वें नंबर की जनगणना होगी। और 2027 में जो जनगणना कंप्लीट होगी तो कौन से नंबर की जनगणना? 8वें नंबर की जनगणना होगी, सबको पता है। 2025 में, याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 2025 में हमारी जनसंख्या अनुमानित गूगल के माध्यम से देखा जाए तो 145 करोड़ है, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में भारत अब सबसे पहले पायदान में आ गया। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा यूएस, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या के बारे में कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2011 में जो हमारी जनसंख्या थी, 2011 की बात करें तो 2011 में जो हमारी जनसंख्या थी वो 121 करोड़, ठीक है, जो पूरे विश्व का 17.5% का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब तो ये 17 से पार होके 18 या 18.5 हो गया होगा, ठीक है, 18 तक पहुंच गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एक्चुअल लोकेशन क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति यानी भारत का एक्चुअल लोकेशन कहाँ है? तो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अगर भारत स्थित है तो वो कहाँ है? तो इसको समझने के लिए हमने इसको बनाया है, जिसमें ये एक पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी गोल नहीं जियोड शेप की है, लेकिन ये समझाने के पर्पज से बनाया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो मध्य से जो लाइन गुजरती है उसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी बोलो, 0 डिग्री लाइन बोलो। और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये सबसे बड़ी क्या है? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड किसे कहते हैं? लैटिट्यूड किसे कहते हैं? जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जाती है। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि भूमि के मध्य से होकर गुजरती, इसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री कहते हैं। अब 0 डिग्री है तो ऊपर में जाएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार बढ़ेगा। तो ऊपर में जाने के बाद एक ऐसा डिग्री आता है 23.5 डिग्री, ठीक है, परफेक्ट लाइन नहीं रहती, थोड़ा ऊपर नीचे रहती है, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर जो लाइन खींची जाती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो होती है कर्क रेखा, ठीक है। नीचे की ओर जो 23.5 डिग्री नीचे की ओर भी आएंगे तो 1 2 3 डिग्री इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री में जो एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन नहीं है, ये एक वृत्त है, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है
तो जहां से स्टार्ट करेंगे अंत में वहीं पहुंचेंगे। तो ये होता है अंटार्कटिक ब्रिज, और ऊपर में ऐसे ही खींचा गया है नॉर्थ की तरफ, जिसे कहते हैं आर्कटिक ब्रिज। तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक ब्रिज। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है तो मकर रेखा, अगर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है तो कर्क रेखा, 0 डिग्री है तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, और इससे हम ये बोल सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे ज्यादा कहां रहती है? पृथ्वी के मध्य में। और जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये अक्षांश रेखाएं पूरी तरीके से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। तो उधर से और इधर से। ठीक है, अब हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध की बात चलती है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे पहला गोलार्ध यानी आधा गोला, इसके उत्तर की ओर जाएंगे यानी यहां। ठीक है, उसके बाद पूर्व की ओर जाएंगे यानी हमारा भारत देश यहां स्थित, और इसके मध्य से एक रेखा जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और वो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब भारत का अक्षांश और देशांतर देखा जाएगा तो सबसे पहले ये उत्तरी अक्षांश 9725, ये पूर्वी देशांतर। अगर एक्चुअल लोकेशन भारत का देखना है तो इस आधार पर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर देखा जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर यहां पर हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या बोला है, अगर यहां से 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार बढ़ेगा। तो एक ऐसी लाइन आएगी, एक ऐसी लाइन आएगी जो भारत के यहां पर ये कन्याकुमारी वाला नीचे वाला भाग को टच करते हुए जाएगी। ठीक है, जो टच करते हुए जाएगी तो इसे 8 डिग्री लाइन कहते हैं, यानी 8 डिग्री लाइन कहा जाता है, 8 डिग्री लाइन कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए। और अगर अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो याद रखना, अंडमान निकोबार की चर्चा करेंगे तो अंडमान निकोबार में सबसे नीचे वाला जो है वो ग्रेट निकोबार होता है, और ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम वाला पॉइंट जो होता है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था। ये होता है 6 डिग्री, बस याद रखिएगा एक तो नाम 6 डिग्री। ठीक है, ये 6 डिग्री लाइन है। लेकिन अगर इस हिसाब से चला जाए तो ये वाली लाइन गई है 8 डिग्री, जो आपका कहां पर है? कन्याकुमारी के लास्ट केप कमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी के पास को टच करता है। ठीक है, यहां पर। अब ऐसे ही ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो एक ऐसा लाइन आएगा अक्षांश रेखा जो भारत के ऊपरी वाले भाग को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग जो रहता है ये कौन सी लाइन है? तो ये होती है 37 डिग्री, जो 37 डिग्री वाली लाइन है, 37 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये हो गया। तो नीचे से अगर जाएंगे तो 6 डिग्री वाली लाइन है, तो ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट को टच करेगी। ये 8 डिग्री बोला है तो ये वाला है जो कन्याकुमारी केप कमोरिन को टच करती है। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो एक लाइन आ जाएगी जो लद्दाख वाले ऊपर वाले भाग को टच करते हुए जाएगी, और वो कौन सी लाइन होगी? 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा 2 ध्रुवों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो यहां से लाइन आएगी ये यहां से इस प्रकार। तो याद रखिएगा 2 ध्रुवों को जोड़ने का काम कौन करती है? ये है देशांतर रेखाएं। जैसे बनाना है बना लो, बस याद रखिए 2 ध्रुव आपस में टच हुई। तो इस प्रकार से भारत के मध्य से कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरी होंगी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं का प्रारंभ कहां से हुआ है? तो कहीं ना कहीं तो 0 डिग्री होगा, उसी से गिना जाएगा देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं का स्टार्टिंग हुआ है ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक एक शहर से। ठीक है, ग्रीनविच नामक एक शहर से इसका क्या हुआ है? 0 डिग्री से वहीं से चालू हुआ है। तो बस याद रखिएगा ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक एक शहर है जहां से पहली लाइन खींची गई है, वहीं से डायरेक्ट 0 डिग्री इसी बोला जाता है। फिर वहां से जितना भी लाइन खींची गई है 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से चालू हुई है। तो भारत में जो यहां से जो एकदम किनारे वाले भाग को टच करते हुए गई है, ये किनारे वाले भाग को टच करते हुए गई है,
और यहाँ ये वाले भाग को टच करते हुए गई। तो किनारे वाले भाग को जो टच करती हुई गई है वो 68 डिग्री वाली लाइन है, और जो इधर वाले भाग को टच करती हुई गई है ये कौन सा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को टच करती हुई गई है, वो कौन सी लाइन है, 97 डिग्री वाली लाइन है। तो ये वाली जो चारों जो लाइंस है, जो डिग्री वाली लाइन है, उसी के आधार पर भारत का क्षेत्रफल डिसाइड होता है कि भारत कितना, उसकी क्या है, चारों तरफ की सीमा है। ठीक है, ठीक है। अगर भारत की चर्चा करें डिटेल थोड़ा से, ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, यही देख लेते हैं। अगर यहां पर ऊपर की बात करें, भारत का ऊपरी जो लाइन गई है ये 37 डिग्री वाली, तो ये लद्दाख के अगर उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी भाग बोला जाए, सबसे उत्तरी भाग, तो भारत का सबसे उत्तरी भाग है आपका इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। ये कहां पर है बेसिकली, तो भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, इंदिरा कौल, जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में, बेसिकली ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो ये है जगह जो है वो है इंदिरा कौल। तो याद रखिएगा भारत का सबसे उत्तरी भाग जो होता है वो इंदिरा कौल, जो कहाँ है, लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी भाग बोला जाएगा नीचे वाला, तो दक्षिणी भाग बोला जाएगा, तो ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है। ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है सबसे पहला, ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, और नाम क्या है, इंदिरा कौल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कर देता हूं, इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। याद रखना यहां पर एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ है, यहां पर क्या है, बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, कहां पर, नीचे में, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा कौल कहां है, ऊपर में है, लद्दाख में, यहां पर से जो लाइन गई है, और सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार में क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, चलिए भारत का सबसे पूर्वी छोर देखते हैं, पूर्वी छोर। तो याद रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी छोर में कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है, किबिथु, ये एक गांव है, ठीक है, और यहां पर खास बात है कि किबिथु ऐसी जगह में स्थित है जहां 3 देशों की सीमाएं इसको टच करती हैं। एक है म्यांमार, भारत की तो रहेगी ही, और तीसरा है चाइना। 3 देशों की सीमा इसको टच करती है, तो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, तो वो है किबिथु। ये सबसे पूर्वी छोर है, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब सबसे पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर, अगर पश्चिमी छोर कहां है, सबसे भारत का पश्चिमी छोर है, तो ये है आपका गुजरात का कच्छ वाला एरिया। तो कच्छ में एक जगह पड़ता है जिसका नाम गौहर मोती है, ठीक है, किसी भी नाम से पुकारो, ठीक है, आपको बस आंसर सही होना चाहिए, गौहर मोती है, ठीक है। और ये कहां है, कच्छ में है, ये कहां पर है, कच्छ की खाड़ी में, तो ये कच्छ में है बेसिकली, ठीक है। और ये गौहर मोती में एक नारायण सरोवर है जो हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो दक्षिणी छोर गौहर मोती है, ठीक है, ये कहां पर है, आपका गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। पूर्वी छोर बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु नामक जगह है, जहां म्यांमार, भारत और चाइना की जो सीमा रेखा टच होती है। और अगर बात करते हैं नीचे वाले भाग की, तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कहां है, आपका ग्रेट निकोबार में है, नीचे वाला भाग, ठीक है। और अगर ऊपर वाले भाग की बात करते हैं तो ये इंदिरा कौल, जो कहां पर है, लद्दाख में, ठीक है। तो ये भारत की ये एक तरीके से चारों तरफ के अंतिम छोर है। अगर भारत चर्चा करते हैं कि ये जो लाइन है ऊपर वाली जो गई है 23.5 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री, और ये नीचे वाली जो लाइन गई, ठीक है, नीचे वाली, ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा भारत के उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, ये अंतिम छोर को नापा जाता है दोनों तरफ से, और ये 2933 किलोमीटर, यानी कि ये दोनों का ऊपर से नीचे तक की दूरी देखेंगे तो इतनी है, और इधर से इधर तक की दूरी देखेंगे तो इतनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी विस्तार, सॉरी भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे बड़ा है कि देशांतरी विस्तार सबसे बड़ा है, तो आपका सही आंसर आएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे बड़ा है, ना कि
देशांतरी विस्तार बड़ा है, क्योंकि जब लाइन ऐसी खींची जाएगी तो एक लाइन ये है और एक लाइन ऊपर वाली है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 3214 है, जबकि ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 2933 है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है एज कंपेरिजन देशांतरी विस्तार के। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब चर्चा करते हैं दो रेखाओं की, अंतरराष्ट्रीय रेखाओं की। सबसे पहले कर्क रेखा की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। ठीक है, और कर्क रेखा को कर्क रेखा कहने से अच्छा है 23.5 डिग्री, याद रखिएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री बोला जाता है इसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। जब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की और कर्क रेखा की बात करते हैं, तो ये भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो राज्यों का नाम लिख लेते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला चीज तो ये, और कौन कौन से 8 राज्य है, तो सबसे पहला इधर से चलते हैं, गुजरात से चलते हैं। ठीक है, गुजरात से आ जाता है राजस्थान, राजस्थान से आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आ जाता है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आ जाता है आपका बंगाल, बंगाल के बाद आता है आपका त्रिपुरा, और उसके बाद आता है मिजोरम। देखें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक मात्रा में कहां से गुजरती है, तो सर्वाधिक बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो है ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान पर, हल्का सा टच करती है, राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की राजधानी, याद रखना झारखंड की राजधानी, राजधानी जो रांची है वह कर्क रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा चीज है कि दो ऐसे राजधानियां हैं, सबसे पहला है आपका गांधीनगर और दूसरा है भोपाल। यह कर्क रेखा के दक्षिण में है, लगे हुए हैं, यह कर्क रेखा, कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ये है आपका कर्क रेखा के बारे में, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और लाइन की, जिसमें देखिए उसके बाद है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इसको 82.5 डिग्री बोला जाता है, इसको 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर बोला जाता है, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला, तो ये हम जानते हैं कि हमारे देश में सूर्य उदय कहां से होता है, तो सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों जरूरत पड़ी इसका निर्माण करने की, इसकी चर्चा देखते हैं। फॉर्मल ऐसी बना देते हैं आप समझने के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूर्योदय कहां से होता है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय होता है, और इधर का सबसे अंतिम छोर गुजरात है। तो होता क्या था, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से होता था, लेकिन सूर्य की रोशनी जब तक यहाँ पर गुजरात तक पहुंचती थी तो क्या होता था, 2 घंटे, यानी कि बेसिकली अगर बोला जाए तो 116 मिनट समय लगता था, 116 मिनट का समय लगता था, 120 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे का समय लग जाता था। तो 2 घंटे के समय लगने के कारण ये 2 घंटे आगे, ये 2 घंटे पीछे। तो ये समय का जो डिफरेंस था, एक ही देश में अगर 2 घंटे का समय का डिफरेंस रहेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था अलग हो जाएगी, यहाँ की अलग, यानी कि 2 घंटे का समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो हुआ क्या, इस समय को मैनेज करने के लिए भारत के मध्य से जो देशांतर रेखा गई है, ठीक है, उसी देशांतर रेखाओं में, ठीक है, उसी देशांतर रेखाओं को लेकर एक बीच का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, और वो जो रेखा थी वो 82.5 डिग्री, वो रेखा कौन सी थी, 82.5 डिग्री की रेखा। ठीक है, बाकी अक्षांश और देशांतर चैप्टर्स में इसको डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है,
तो यहां से अगर नीचे की ओर उतरते हैं तो सबसे पहला ये कहां से रेखा गुजरती है, तो सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जगह आता है जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर याद रखना, यहीं पर मेन बहुत बड़ा घंटाघर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑफिस भी है जहां से ये डिसाइड होता है कि भारत का समय कैसा चलेगा। याद रखिएगा, यही का जो समय है वही पूरे भारत का समय रहता है। तो एक समय निर्धारित करता है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। यहाँ बहुत बड़ा घंटाघर है, ठीक है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के पास आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा क्या है गुजरती है। तो सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, और लास्ट में आएगा आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्यों से ये होकर गुजरता है। और ये याद रखिएगा, ऊपर से अगर ये 82.5 डिग्री नीचे आ रही है और कर्क रेखा यहां से काट रही है, तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो रेखा है, 82.5 डिग्री रेखा और ये भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है, तो एक दूसरे को यह छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट, कोरिया के सोनहट तहसील में, सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती। तो यहां तक ये अक्षांश और देशांतर का आपका, ठीक है, क्या करती है, क्रॉस करती है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा में, ठीक है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, यानी कि क्रॉस करती है, ठीक है। हमारा जो समय है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा इंग्लैंड से आगे है। तो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो समय है वो जापान से पीछे है लेकिन इंग्लैंड से आगे, ठीक है, इंग्लैंड से आगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।